Good morning, students. I, Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. I welcome you all to this video lecture for accountancy. So class, welcome back to the chapter that is chapter number 10, Financial Statement with Adjustments. We have covered almost 12 adjustments till our previous videos, and now we are at the 13th adjustment of this chapter, and that is abnormal losses. Okay, so right now I am having this edition of DKQL and we are at the page number 22.32 because financial statement with adjustment is chapter number 22 as per your DKQL and it will be chapter number 10 as per your NCERT. So page number 22.32 पे we are having our adjustment number 13 and that is abnormal losses. ओके क्लास देखिए कई बार अलग अलग तरीके के लॉस ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं, तो उसमें से एक होते हैं नॉर्मल लॉस और एक होते हैं हमारे पास में एबनॉर्मल लॉस। ठीक, अब ये एबनॉर्मल लॉस जो है इसे हम लोगों ने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा है क्लास, एंड दैट इज लॉसेस related to goods, losses related to goods, and the next we are having with us is the losses related to fixed assets, losses related to fixed assets. Is it clear? दोनों ही चीजों को देखते हैं एक एक बार, और उससे पहले या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन पर जाने से पहले हम लोग बात करते हैं क्लास जर्नल एंट्रीज के बारे में कि क्या बेसिक जर्नल एंट्रीज होती हैं जब हम लोगों को लॉस होता है फॉर द गुड्स और लॉस होता है फॉर द फिक्स्ड एसेट्स। ओके, तो जर्नल एंट्रीज वाले पार्ट में हमने इसकी एंट्रीज देखी थी। आप देखिए अगर आपको गुड्स पे लॉस होता है यानी कि लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट, किसी भी इन दो रीजन से अगर आपको लॉसेस होते हैं तो व्हाट द जर्नल एंट्रीज विल बी, आप करते हैं सबसे पहले तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, या फिर अगर लॉस बाय थेफ्ट होगा, चोरी हो गई है गुड्स की, तो फिर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्या करते थे हम? टू परचेजेस, परचेज अकाउंट को यहां पर हम लोग क्या करते हैं क्लास? क्रेडिट कर देते हैं। इज इट क्लियर? और अगर ये जो गुड्स है, ये जो स्टॉक है हमारा, अगर ये हमारे पास में इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस हम लोगों ने उसका करवा रखा है, देन व्हाट वी डू इज वी जस्ट pass out a claim or we just arise a claim on the insurance company। हम उस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक क्लेम अराइज करवा देते थे, ठीक है, और वहां पर फिर कुछ और भी एंट्रीज हुआ करती थी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम कितना पास कर रही है, कितना अमाउंट आपको उसका रिसीव हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर लॉस बाय फायर हम लोगों का है 1 लाख रुपीज का, यानी कि जो गुड्स हमारे जल गए हैं, लॉस हो गया है हमें, वो है 1 लाख रुपीज का। इस 1 लाख रुपीज में से 70,000 रुपीज जो है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बेयर करने के लिए रेडी है, यानी कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल रहा है। इज इट क्लियर? देन व्हाट वी डू इज वी जस्ट क्रिएट एन असेट इन द नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। इसकी सेकेंड एंट्री हम लोग क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर इस क्लेम को पास आउट कर देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हम लोगों ने अपनी एक असेट क्रिएट कर ली है बाय द अमाउंट ऑफ रुपीज 70,000, और 1 लाख रुपीज में से सिर्फ 70,000 का ही क्लेम पास आउट हो पाया था, तो 30,000 रुपीज का लॉस फर्म को बेयर करना पड़ा है, जिसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा हम लोगों के पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और फिर आप जो आपका लॉस हुआ था ऊपर लॉस बाय फायर, आप इसको पूरा राइट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे टू लॉस बाय फायर अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर 30,000 आ जाएगा हमारे पास में, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1 लाख रुपीज। दिस विल बी द जर्नल एंट्री। इज इट क्लियर? और मान लीजिए क्लास कि अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी सेटलमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, आपने इस गुड्स को इंश्योर नहीं करवाया था, तो फिर आप इस पूरे 1 लाख रुपीज के लॉस को सीधा अपने P&L से राइट ऑफ करवाएंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इसको आपको शो करना होगा। इज इट क्लियर? तो ये पेज नंबर 22.32 पर था क्लास हमारे पास में। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग केसेस हैं, लॉस 1 लाख रुपीज का है। एक चीज और, एक टॉपिक है जो हम लोग अभी स्किप करके हमारे लास्ट वाले पार्ट में देखेंगे, एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज रिलेटेड टू योर जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसकी कुछ नॉर्मल जर्नल एंट्रीज होती है, बट वी विल बी कवरिंग दैट पार्ट इन आवर लास्ट वीडियो, या इसके बाद में जो भी आपके पास में अवेलेबल होंगे लिंक्स, उसमें हम लोग उसको कवर करेंगे।
ओके अभी हम लोग इसमें सिर्फ लॉस बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सारी चीजें देख रहे हैं। ठीक, तो हम लोगों ने एंट्री करी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज फॉर ₹1 लाख और फिर उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम है जैसा कि 70,000 और 30,000 का है, तो उस तरीके से हम लोगों ने इसकी जर्नल एंट्री कर दी। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं क्लास की इसका फाइनल अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होगा। जब आप इसको फाइनल अकाउंट्स में, तो बुक में दे रखा है, देखिएगा ₹1 लाख will be deducted from the purchase on the debit side of the trading account. ₹30,000 will be shown on the debit side of the P&L account and ₹70,000 will be shown on the asset side of the balance sheet account. तो आप देखिए इस एक जर्नल एंट्री का आपके पास में कहां-कहां पे क्या-क्या एडजस्टमेंट है, मैं वो आपको बताता हूँ। हमें सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट जो मेंटेन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, इस ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे हम लिखते हैं टू परचेज, तो इस परचेज में से आप लेस करेंगे अपने लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर पूरा ₹1 लाख आप यहां पे लेस कर देंगे। क्लियर हो गई बात? आपने अपने गुड्स को कम कर दिया। क्लियर है? ओके उसके बाद में जब आप अपना P&L स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहां पे जब आपका बाय ग्रॉस प्रॉफिट आके आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो गया है, तब यहां पर आप शो करेंगे क्लास टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर बाय द अमाउंट ऑफ ₹30,000। आप इस लॉस बाय फायर को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअल में हमें लॉस कितने रुपीस का हुआ, ₹30,000 का, बाकी तो 70,000 इंश्योरेंस कंपनी से हमें बेयर करना है। ओके तो दो जगहों पे ट्रीटमेंट, एक ट्रेडिंग में परचेज में से लेस करा, पूरा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स था उसको लेस कर दिया, और फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस में ₹30,000 का लॉस हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक, अब बचा है 70,000 का इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम, तो इसके लिए जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उस बैलेंस शीट में जो हमारा असेट वाला कॉलम होगा, इस असेट वाले कॉलम पे इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम के नाम से ₹70,000 की असेट आप शो कर देंगे, बिकॉज दिस अमाउंट इज स्टिल रिकवरेबल फ्रॉम आवर इंश्योरेंस कंपनी। ओके इज इट क्लियर क्लास? आई एम गोइंग टू रिपीट द थिंग्स। ₹1,00,000 के कॉस्ट वाले गुड्स को लॉस हो गया था, जल गए थे गुड्स या चोरी हो गए थे, व्हाटएवर इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉन थ्रू द जर्नल एंट्रीज। कंडीशन ये थी कि उस ₹1,00,000 में से ₹70,000 के गुड्स इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम थे, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना था, तो हमने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी नाम की एसेट डेवलप करी, डेबिट करा। ₹30,000 का एक्चुअल लॉस जो कंपनी को बेयर करना पड़ गया, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करा और लॉस को पूरा राइट ऑफ कर दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट्स, परचेज में से लेस करा, लॉस बाय फायर, कॉस्ट ऑफ गुड्स पूरा खत्म करा। 70,000 का इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम था, असेट बन गई थी, बैलेंस शीट में असेट साइड में शो कर दिया, और 1 लाख में से 70,000 इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा है, तो 30,000 फर्म को बेयर करना पड़ा। उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में टू लॉस बाय फायर करके हमने हमारा ₹30,000 का लॉस शो कर दिया। इज इट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। अब इसी का पार्ट बी आता है क्लास हमारे पास में, लॉस फॉर फिक्स्ड असेट्स। ये तो था लॉस ऑफ गुड्स, अब आता है लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि मान लीजिए कोई फिक्स्ड एसेट चोरी हो गई है या हमारे पास में आग लगने की वजह से कुछ लॉस हो गया है, देन द ट्रीटमेंट विल रिमेन सेम, बट यहाँ पे जो आप एंट्री कर रहे हैं ना, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो यहाँ पे परचेज की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पर आ जाएगा हमारे पास में फिक्स्ड एसेट, यानी कि लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, ये वाला अकाउंट आ जाएगा क्लास हम लोगों के पास में, ये जर्नल एंट्री आ जाएगी हमारे पास में टू फिक्स्ड एसेट्स। ओके व्हिच मींस कि हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लॉस को लेस कर रहे थे, जो हम हमारे स्टॉक की वैल्यू को कम कर रहे थे, ठीक है, उसकी जगह पर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम हमारी बैलेंस शीट में से जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं वहां से उसकी वैल्यू को कम कर देंगे। इज इट क्लियर? और ये टॉपिक है क्लास हम लोगों के पास में, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑन द पेज नंबर 22.33, दैट इज लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर हो गई बात? तो वहां पे उसका ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ है, एंड दैट इज इफ सम फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रॉयड बाय सम एक्सीडेंट सच एज फायर एक्सेट्रा, the loss will be shown on the debit side of the P&L and also deducted from the value of asset on the asset side of the balance sheet। जो पूरा लॉस होगा
वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे अगर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं मिल रहा है तो। और जितना पार्ट हमारा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आ जाएगा उतना इंश्योरेंस कंपनी नाम की एसेट बन जाएगी और रिमेनिंग पार्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। ऑल द थिंग्स विल रिमेन सेम इन द केस ऑफ लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बस ये जो हम यहाँ पे परचेज में से लेस करते हैं वहां से लेस होने की जगह पे बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स में से आप अपनी वैल्यू को कम कर देंगे। क्लियर हो गई बात? इलस्ट्रेशन नंबर 9 है क्लास हमारे पास में फॉर द सेम पार्ट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है 14th एडजस्टमेंट्स आता है क्लास हमारे पास में, एंड दैट इज चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। ये स्पेशल एडजस्टमेंट्स है। जब आपने जर्नल एंट्री देखी थी, जर्नल एंट्रीज में स्पेशल जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स, वो वाला एक अलग से टॉपिक था। उसी के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट देख रहे हैं हम लोग। तो पहले तो हमने देखा लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, अब नेक्स्ट आ रहा है चैरिटी। ठीक है, तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करते थे, वहां पे चैरिटी नाम का एक्सपेंस बढ़ता था तो हम लोग करते थे चैरिटी अकाउंट डेबिट और परचेज को क्रेडिट करते थे क्योंकि हमारा गुड्स जो थे वो कम हो जाया करते थे। तो जर्नल एंट्री करते थे हम लोग चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। इज इट क्लियर? ओके, तो सेम थिंग विल रिमेन, सेम थिंग विल कम ओवर हियर। आपको जर्नल एंट्री है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो आप क्या करेंगे, अपने परचेज में से लेस कर देंगे जो भी आपका चैरिटी का अमाउंट होगा। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें हमारे गुड्स की वैल्यू को कम करना है। जो कॉस्ट प्राइस है उससे आप अपनी गुड्स की वैल्यू को कम कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? और ये जो चैरिटी होगा, इस चैरिटी को आप कहां पे शो कर देंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक, ये जो आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं यहाँ पे टू चैरिटी, वो चीज भी आ जाएगा आपके पास में, टू चैरिटी, इस नाम से आपके पास में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये हो गए चैरिटी से रिलेटेड गुड्स, चैरिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। खर्चा था डेबिट कर दिया, गुड्स में से कम करना चाहिए था तो गुड्स में से लेस करेंगे चैरिटी नाम करके जो भी उसकी वैल्यू होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस में टू चैरिटी करके उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। इज इट क्लियर? बैलेंस शीट में इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक, इसके बाद आता है क्लास हमारे पास में गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ये भी हम लोगों ने देखा था। तो अगर आप फ्री सैंपल्स के लिए अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन द जर्नल एंट्री वी पास इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, यानी कि ये हम लोगों का एडवर्टाइजमेंट नाम का खर्चा हो जाता है। ठीक है, इन सच केसेस व्हाट यू विल डू इज सेम ट्रीटमेंट रहेगा। आप अपने परचेज में से जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, इस ट्रेडिंग अकाउंट में इस परचेज में से लेस कर देंगे एडवर्टाइजमेंट के नाम से, जितना भी एडवर्टाइजमेंट में फ्री सैंपल में आपने गुड्स भेजा उसको। ठीक, और प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे टू चैरिटी लिखा उसी तरीके से टू एडवर्टाइजमेंट भी लिख देंगे आप अपना। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो लॉस बाय फायर देख लिया, लॉस बाय थेफ्ट देख लिया, ठीक है, लॉस ड्यू लॉस टू द फिक्स्ड एसेट्स कवर करा, चैरिटी ऑफ गुड्स देखा, और उसी के साथ में अब हम लोगों ने देखा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब एक और आता है क्लास हमारे पास में ड्राइंग इन गुड्स, यानी कि हमारा जो प्रोपराइटर है वो ड्राइंग्स कर रहा है और वो गुड्स की ड्राइंग्स कर रहा है। जो आपने गुड्स खरीदे थे सेल आउट करने के लिए उसको विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज। एंट्री क्या करते थे क्लास हम लोग? ड्राइंग्स हो रही है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और गुड्स कम हो रहे हैं तो टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्लियर है? पेज नंबर 22.36 टॉपिक है हमारे पास में, और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो है इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यहाँ पे आपका दो ट्रीटमेंट आएगा। पहला, आप अपने परचेज में से लेस करेंगे। क्लियर हो गई बात? और अभी तक क्या कर रहे थे? चैरिटी हो रहा था तो प्रॉफिट एंड लॉस में टू चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट हो रहा था प्रॉफिट एंड लॉस में टू एडवर्टाइजमेंट, लॉस बाय फायर हो रहा था प्रॉफिट एंड लॉस में टू लॉस बाय फायर। लेकिन अगर ड्राइंग्स होगा तो पहला एडजस्टमेंट आप परचेज में से लेस करोगे, और सेकंड एडजस्टमेंट में क्या करोगे? आप अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस कर देंगे ड्राइंग्स के नाम से। इज इट क्लियर? यानी कि बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस करेंगे हम हमारा ड्राइंग्स, जो भी आप अपने गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, जो भी आप अपना कैश विड्रॉ कर रहे हैं। सो दीज टू एडजस्टमेंट्स विल बी पास्ड फॉर ड्राइंग ऑफ गुड्स। क्लियर है? दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर 16 विद अस
और इसके बाद में हमारे पास में इलस्ट्रेशन आ जाता है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। आपको करना है इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर है। ऑलराइट क्लास, देन इलस्ट्रेशन नंबर 12, 13, ये सारी चीज़ें हैं। एक लास्ट एडजस्टमेंट आज के लिए हम लोग कवर करते हैं एंड दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 17, दैट विल बी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज़ अ वेरी गुड पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। आप देखिएगा क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 17 हम लोग कवर कर रहे हैं एंड दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले तो क्लास ये समझना बहुत जरूरी है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। देखिए, एक्सपेंसेस हम लोगों ने दो तरीके के देखे, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस और कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस। Revenue nature expenses are those expenses whose benefit will be provided only for the maximum time period of 12 months। यानी कि ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट आप 12 मंथ्स के लिए ही ले सकते हैं, उसे हम बोलते थे रेवेन्यू एक्सपेंसेस। 12 मंथ से ज्यादा के लिए, या हम लोग बोलते थे 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, जब कोई खर्चा इन ज्यादा ईयर्स के लिए आपको बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा था तो उसको हम लोग बोलते थे कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस, जिसका एग्जांपल होता था हमारे पास में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इज इट क्लियर? इन दोनों के बीच का एक टर्म आता है क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट आपको मैक्स टू मैक्स 2 इयर्स या फिर 3 इयर्स या 4 इयर्स तक के लिए अवेलेबल कराया जा सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है क्लास एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या है, हम लोग इसको प्रॉफिट, अभी सपोज मान लीजिए मैं बोला कि मैंने एडवर्टाइजमेंट करा है, आई हैव मेड एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस विच इज ऑफ ₹3 लाख। 3 लाख रुपीस का मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करा है, ठीक है। और इसका जो बेनिफिट मुझे मिलने वाला है ये मुझे 3 इयर्स तक के लिए अवेलेबल हो रहा है। यानी कि जो 3 लाख रुपए का खर्चा है वो कितने सालों के लिए है? 3 इयर्स के लिए ये मैंने एक्सपेंस को करा है। क्लियर हो गई बात? नाउ हाउ यू विल गोइंग टू डील इट इन दी प्रॉफिट एंड लॉस और इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको आपको देखना है। देखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ में गोइंग कंसर्न भी अप्लाई होगा। अगर कोई खर्चा आप 3 साल के लिए कर रहे हैं तो पूरे एक्सपेंस को आप एक ही बार में प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिख सकते, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में ही 3 लाख रुपीस को कंसिडर नहीं कर सकते। इट इज एज सेम एज आर डेप्रिसिएशन। हमें इसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होगा। क्लियर हो गई बात? तो अगर हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करते हैं तो 3 लाख रुपीस का टोटल एक्सपेंस है, ठीक है, और कितने ईयर्स के लिए है? 3 इयर्स के लिए है। यानी कि पर एनम एक्सपेंस कितना आ गया हमारे पास में? 1 लाख रुपीस का पर एनम खर्चा कर रहे हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट के नाम का। अब हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आप लिख लेंगे टू एडवर्टाइजमेंट और अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 1 लाख रुपीस। इज इट क्लियर? क्योंकि करंट ईयर का कितना है? 1 लाख रुपीस है। और उसी के साथ में आप अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे। बैलेंस शीट आप मेंटेन कर रहे हैं और बैलेंस शीट में असेट साइड पर आपके पास में आ जाएगा डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट के नाम से, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट के नाम से शो करेंगे। तो देखिए, पहले ये कितना था? 3 लाख रुपीस का टोटल था। 3 लाख में से 1 लाख रुपीस का हमने करंट ईयर में चार्ज कर दिया, तो 3 लाख माइनस 1 लाख कर देंगे आप, एंड द रिमेनिंग ऑफ ₹2 लाख विल बी शोन इन द बैलेंस शीट बाय द नेम ऑफ डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब क्या है कि आने वाले 2 सालों तक हम हर साल 1-1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट के नाम का प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते जाएंगे, ठीक है। सेम है जैसा फिक्स्ड एसेट्स में होता था। अभी 1 लाख रुपीस करंट ईयर में शो कर दिया और बचा हुआ 2 लाख रुपीस को असेट साइड पे बैलेंस शीट में डाल दिया, ठीक है। ये अभी भी राइट ऑफ होना बचा है, इसका ये मतलब है, ठीक। अब जब नेक्स्ट ईयर का आप P&L बनाएंगे तो वहां पे वापस से आप 2 एडवर्टाइजमेंट कर देंगे 1 लाख रुपीस का, और इधर असेट साइड पर अब कितना रह जाएगा? 1 लाख रुपीस, यानी कि उसके नेक्स्ट ईयर में 1 लाख रुपीस और चार्ज करना है। फिर जब थर्ड ईयर का आप P&L बनाएंगे तो वापस वहां पर 2 एडवर्टाइजमेंट 1 लाख रुपीस, और यहां से पूरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ओके, सो दिस इज द एडजस्टमेंट फॉर डेफर्ड रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर दैट इज ऑन पेज नंबर 22.42। आप इसको देखिएगा, इसमें एग्जांपल भी है हमारे पास में। 1/4 50,000 रुपीज का खर्चा कर रहे हैं, उसका 1/4 पार्ट हम लोग करेंट ईयर में लेके जा रहे हैं, तो यानी कि 3/4 पार्ट आपका कहां चल जाएगा, बैलेंस शीट में शो होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डील करना है। इसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, यू हैव टू गो थ्रू दैट। ठीक, और फिर उसके बाद में कुछ अगले एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे विच आर रिलेटेड टू सम मैनेजर्स कमीशन और बाकी के गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है, जिसको हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट पे कवर करेंगे। इज इट क्लियर क्लास? सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे एडजस्टमेंट दैट इज रिलेटेड टू गुड्स, related to your deferred revenue expenditure. Okay, till so stay home, stay safe, thank you.